हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं सीयूईटी का महाकुंभ, हाई स्पीड कवरेज करने वाले हैं। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और जीके का महाकुंभ जो है इसे तो आप जरूर देखिए, क्योंकि सीयूईटी जीके महाकुंभ में आपको हर डिपार्टमेंट का, आर्ट्स का चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, सारे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन मिक्सअप करके एक साथ प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है सीयूईटी जीके महाकुंभ, सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। चाहे वो जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, या फिर साइंस की, फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको जीके महाकुंभ में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और हाई स्पीड कवरेज है, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे ताकि सही चीज़ों को सही तरीके से कम समय में कवर किया जा सके। तो पहला देखिए, हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद में बात करते हैं आर्टिकल 1 की, यानी कि अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। आर्टिकल 2 जो है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताता है। आर्टिकल 3 जो है वो राज्य का निर्माण तथा सीमाओं में परिवर्तन के विषय में बताता है। आर्टिकल 3 इसे आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 4 जो है वो पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों के बारे में बताता है। आगे देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ये आर्टिकल 5 कहता है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी, ये आर्टिकल 6 के बारे में कहता है। आर्टिकल 7 कहता है पाकिस्तान जाने वाले नागरिक वालों की नागरिकता समाप्त कैसे होती है, वो आर्टिकल 7 बताता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर कोई पाकिस्तान चला गया तो स्वतंत्रता से पहले और बाद में उसके साथ क्या नागरिकता का व्यवहार किया जाएगा, आर्टिकल 7 बताता है, पाकिस्तान से रिलेटेड है। आगे देखिए आर्टिकल 8 कहता है कि भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में कहता है। आर्टिकल 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना बताता है। आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग अगर आप किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी भारत की नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाती है। आगे देखिए आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 10 कहता है कि आर्टिकल 10 में आपको मिल जाएगा कि नागरिकता अगर आपको मिलती है तो वो किन शर्तों पर बने रहेगा। आर्टिकल 11 यानी कि अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन कहलाता है। आर्टिकल 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 बार बार पूछा जाता है, ये मौलिक अधिकार में आता है। अब 14 से लेकर 32 जो है वो इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इससे 14 से 32 तक में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में समान अवसर, यानी कि अगर सार्वजनिक नियुक्ति होती है तो समान अवसर मिलता है। आर्टिकल 17 छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। आर्टिकल 9 वाक स्वतंत्रता है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, बशर्ते ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी बोल दे, मतलब आप किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हैं जो संवैधानिक और देश की दृष्टि से असंगत हो या समाज की दृष्टि से असंगत हो। तो आर्टिकल 17 वाक स्वतंत्र। आर्टिकल 20 अपराधी को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है अपराधियों को। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 21 याद रखिएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में। आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ कुछ कंडीशन है जिसमें गिरफ्तारी से आपको कुछ कुछ संरक्षण मिल सकता है। आर्टिकल 23 देखिएगा, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम पर रोक लगाता है। आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों में बालक का नियोजन पर प्रतिषेध होता है, यानी कि नियोजन नहीं होना चाहिए। 14 साल के बच्चों को आप कारखाने में या निजी किसी संस्था में, फार्म में काम नहीं करवा सकते हैं। आगे देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है, कि आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं या तो उसकी प्रचार को कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आप चाहें तो अपने धर्म के रिगार्डिंग धार्मिक कार्य कर सकते हैं। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 कहता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। आर्टिकल 30 केवल अल्पसंख्यकों को है। क्या है, अल्पसंख्यकों को कौन सा अधिकार है, तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक
वर्गों को अधिकार है। आर्टिकल 32 कहता है कि अधिकारों को परिवर्तित करने और उपचार करने का अधिकार है। मौलिक अधिकार में चाहे तो संविधान के अनुसार उसको परिवर्तित कर सकते हैं और संवैधानिक उपचार कर सकते हैं, तो आर्टिकल 32 कहता है। इसी को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। तो हम क्या कहा था उसने, तो हृदय और आत्मा कहा था किसको, आर्टिकल 32 को। इसे आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 36 देखिएगा, परिभाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत का संगठन, ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है। महात्मा गांधी से रिलेटेड, महात्मा गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था का सपना दिखाया था। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 40 है, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 48 क्या है, तो आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में बताता है। आर्टिकल 48 का क देखिएगा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा यानी संरक्षण के बारे में बताता है। आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारक संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण होना चाहिए। और आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि 50 याद रखिएगा, 50-50 बांट दिया गया किसको, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को। इसे आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 50। तो ये थे कुछ आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल से रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे जिसमें हम लोग आसानी से आर्टिकल्स को कवर करेंगे। आपने अगर आज का पॉलिटी का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसमें हमने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से संबंधित जितने सारे प्रश्न, जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया है। तो चलिए हम लोग फटाफट से कवरेज करेंगे भूगोल से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन का। और एक विशेष सूचना, 12 क्लास के रिगार्डिंग एक सीरीज आने वाला है जिसमें हम लोग 12 के हिस्ट्री को, 12 के पॉलिटिकल को, 12 के ज्योग्राफी को आसानी से कवरेज कर लेंगे सारे डिपार्टमेंट्स को। तो उससे रिलेटेड सीरीज बहुत जल्दी आने वाला है, 1 से 2 दिन में वो सीरीज स्टार्ट होने वाला है। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन का वेट जरूर कीजिएगा। आगे देखिए भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है, तो मेघालय में है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो केरल में सबसे पहले होता है, याद रखना है। तीसरा कहता है किस ग्रह को चारों ओर स्पष्ट वलय है, तो शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 4 कहता है कि पाक स्टेट किस देश से उसको जोड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है वो पाक स्टेट से दोनों आपस में जुड़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा, दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में है, तो राजस्थान में आपको ध्यान में रखना है। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक कृषि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है, तो अर्जेंटीना है, ये आपको ध्यान में रखना है। औद्योगिक कृषि से सर्वाधिक विकसित देश अर्जेंटीना है, लैटिन अमेरिका का। आगे देखिए बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है, कर्नाटक में है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार पूछा जाता है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है। और काजीरंगा जो है वो असम में है, काजीरंगा भी बार बार पूछा जाता है। बांदीपुर और काजीरंगा आपको बार बार देखने को मिलता है। तो काजीरंगा कहाँ पे, असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील जो है वो साइबेरिया में विश्व की सबसे गहरी झील है। चलिए इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम भारत को भारत नाम से किसने संबोधित किया था, तो यूनानी ने। हालांकि ऐसा नहीं है, यूनानी से पहले हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी भारत को भारत ही कहा गया है, भारत का देश कहा गया है इसे। पर फिलहाल इतिहास डेटा को ज़्यादा मानता है, तो अकॉर्डिंग टू डेटा यूनानियों ने सबसे पहले भारत को भारत कहा था। आगे देखिए क्वेश्चन 2 कहता है कि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो रंगपुर और लोथल से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, तो थानेश्वर थी, आपको ध्यान में रखना है। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, इसे आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, दो नदियों के बीच की भूमि, और दो नदी कौन सी थी आपको पता होगा, एक था दजला और दूसरा था फरात। ये दोनों नदियों के बारे में क्लास 11th में मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चाक का सूचक किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में। तो चाक के विकास का भी जो प्रथम प्रमाण है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। 8वां क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है, तो दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। तो दायमाबाद है सबसे दक्षिणी स्थल, कहाँ पे है, अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गंगों की पूर्व राजधानी क्या थी, तो गंगों की पूर्व राजधानी जो थी वो कोलर थी, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि होयसल वंश की राजधानी क्या थी, तो द्वार समुद्र जो थी वो होयसल वंश की राजधानी थी, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए हम लोग कवर करने वाले हैं विभिन्न खिलाड़ी और उसमें किस खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं कवर करते हैं फटाफट से।
देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है, पोलो में 4 खिलाड़ी होता है, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है, खो-खो में 9 खिलाड़ी होता है, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है, हॉकी में 11 होता है। आगे देखिए हॉकी की बात देखिएगा, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, जनरली खिलाड़ियों की संख्या कही जा रही है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्ट में कोई खिलाड़ी की संख्या निश्चित नहीं है, तो इसलिए इसमें लगभग ऐसा माना जाता है कि इसमें भी 11 खिलाड़ी हो सकते हैं मैक्सिमम। आगे देखिए बॉक्सिंग में 1 खिलाड़ी होता है, ताश में 2 खिलाड़ी होता है, लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होता है, चेस में 2 खिलाड़ी होता है, स्नूकर में 1 खिलाड़ी होता है और लास्ट जो है वो फुटसल में 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो खेल और खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न लगातार बनते हैं, तो जिसमें से क्रिकेट आप याद रखिएगा, क्रिकेट याद कर लीजिएगा, फुटबॉल याद कर लीजिएगा, कबड्डी याद कर लीजिएगा, हॉकी याद कर लीजिएगा, वॉलीबॉल याद कर लीजिएगा, टेनिस याद कर लीजिएगा, बास्केटबॉल याद कर लीजिएगा, ताश याद कर लीजिएगा। ताश के लिए भी लास्ट एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था 1-2 एग्जाम में, तो इसलिए ताश को भी याद रखना जरूरी है। स्नूकर याद कर लीजिएगा और फुटसल याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये सारे। चलिए संयुक्त राष्ट्र से सभी इंपॉर्टेंट कवरेज करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सीयूईटी का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। इससे लगातार क्वेश्चन सीयूईटी में बने हैं, लास्ट ईयर भी बना था, इस साल भी संभावित है कि कुछ ना कुछ प्रश्न तो बनेंगे ही। तो पहला क्वेश्चन कहता है यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना दिवस को मनाते हैं। आपको ध्यान में रखना है 24 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर इज द राइट आंसर, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था, अपनी भाषा को गौरवान्वित महसूस करवाया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, किसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कभी 1945 24 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए स्थापना दिवस प्रत्येक साल हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की 2 ऊपर की और खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ के इस ध्वज को कब अंगीवत किया गया था, तो इसको कब अंगीवत किया गया था, तो याद रखिएगा इसे अक्टूबर 1947 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को कब माना गया, 1947 अक्टूबर में माना गया था, जबकि स्थापना 1945 में ही हो गई थी, इसे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिए, इंपॉर्टेंट है, कहता है संयुक्त राष्ट्र की अधिवम भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। कार्य करने की भाषाएं कौन सी है, तो ये सारी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, पर कार्य जो होता है वो अंग्रेजी और फ्रेंच में ही होता है। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय, इसे आपको ध्यान में रखना है। 8वां क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके वर्तमान महासचिव है। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 193 है, इसे ध्यान में रखिएगा। लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया है, तो यूएन वीमेन के नाम से गठन किया गया है, ताकि महिला सशक्तिकरण हो सके। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण के लिए इसका गठन किया गया है और लैंगिक समानता के लिए गठन किया गया है। संस्था का नाम क्या है, तो यूएन वीमेन नाम है इसका। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना, 1945 में, जब स्थापना हुई थी तभी भारत इसका सदस्य बन गया था। आगे 12वां क्वेश्चन कहता है कौन से देश यूएनओ के सदस्य नहीं हैं, तो वेटिकन सिटी और ताइवान जो है वो यूएनओ के सदस्य नहीं है। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो भारतीय थी, वो पहली भारतीय अध्यक्ष थी और महिला अध्यक्ष थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है, तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। 5 स्थायी सदस्य हैं, आपको याद रखिएगा, फ्रेश से आप FRACE, फ्रेश से आप याद रखिएगा, F से फ्रांस, R से रशिया, A से अमेरिका, C से चाइना और E से इंग्लैंड। ये 5 सदस्य इनके पास वीटो का अधिकार प्राप्त है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है, तो मैं मना करता हूँ, यानी निषेधात्मक वोट है, इसे वीटो कहते हैं। 16वां क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ
के स्थायी सदस्य में कौन कौन से देश हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये आपको ध्यान में रखना है, यूनाइटेड किंगडम है, रूस है, चीन है और फ्रांस है। मैंने अभी आपको बताया, फ्रेज से आप ट्रिक याद रख सकते हैं। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीदरलैंड द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको याद रखना है। 19वां क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो हैमरसोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी को। आगे देखिए, 20वां क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र के मूल प्रति को सुरक्षित रखा गया है। आगे देखिए, 21वां क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन से हैं? तो महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक सामाजिक परिषद हो गया, सचिवालय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, न्यास परिषद हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है या इनमें से कौन अंग नहीं है? तो अंग क्या है? 6 अंग है, आपको याद रखना। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा सामाजिक आर्थिक परिषद, चौथा सचिवालय, पांचवा हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा हो गया न्यास परिषद। ये आपको ध्यान में रखना है। 22वां क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है यूनिसेफ का मुख्यालय, आपको ध्यान में रखना है। 23वां क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद कहते हैं। 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें से भारत भी एक है। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय हैं? तो 10,000 शब्द हैं, 111 धारा है और 19 अध्याय हैं। याद रखिएगा, 10,000 शब्द हैं, 111 धारा है और 19 अध्याय हैं, आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी? तो जॉन डी रॉकफेलर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि दान में दी थी, जॉन डी रॉकफेलर, आपको याद रखना है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? तो 1952 में बनकर तैयार हुआ था। आगे देखिए, 27वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं? तो लगभग 10,000 वर्कर हैं जो काम करते हैं। 28वां क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो महासचिव होता है, याद रखिएगा। अभी महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले कौन थे? तो वान की मून थे इससे पहले। और पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे, कहाँ के थे? नॉर्वे के, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, 29वां क्वेश्चन कहता है, महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य व्यवस्थापिका का नाम बताए? तो महासभा होता है इसकी मुख्य व्यवस्थापिका, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पहला विशिष्ट संगठन है। आगे देखिए, कुछ कुछ पद हैं जिनमें अगर आपको कार्य करना है तो न्यूनतम आयु आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो एग्जाम में बन जाते हैं। तो लोकसभा के लिए अगर इसका सदस्य बनना है तो 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, मुखिया के लिए 21 वर्ष होना जरूरी है। आगे देखिए, सरपंच बनना है तो 21 वर्ष चाहिए, राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष चाहिए, राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष चाहिए। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष चाहिए, प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष चाहिए और साथ में मुख्यमंत्री बनना है तो भी आपको 25 वर्ष की आयु चाहिए। पूर्व मध्यकालीन भारत से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है जिसको फटाफट से कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि राजपूत काल में कब तक माना जाता है? तो राजपूत काल को कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक, यानी कि 6ठी सदी से 12वीं सदी तक राजपूत काल माना जाता है। अब 12वीं सदी में 1206 से लेकर 1526, ये तो दिल्ली सल्तनत का काल था। फिर जाके 1526 से लेकर लगभग 1707, इससे आगे भी था पर इसमें औरंगजेब की मृत्यु होती है, यहीं तक मेनली मुगल काल माना जाता है, याद रखिएगा। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि 712 पर सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय यहाँ शासक कौन था? तो दाहिर था शासक, आपको याद रखना है। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे जाता था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, इसे आपको ध्यान रखना है। दिल्ली, अच्छा इसका आंसर दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने तो जजिया कर लगाया था, पर जजिया कर को समाप्त किसने किया था, ये आपको आंसर करना है। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का पुराना नाम क्या है? तो दिल्ली का पुराना नाम, दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो दिल्ली का जो है वो दिल्ली, पहले इसमें का लगा हुआ था, अब इसको दिल्ली कर दिया गया है, इसे आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टक प्रमाण, ता ऊपर खड़ा सुल्तान, मत चूको चौहान। ये बहुत ही शानदार बातें कही गई है पृथ्वीराज रासो में।
हालांकि पृथ्वीराज रासो की रचना जो है वो चंद्रवरदायिनी की है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर है वो स्थित है। आगे देखिए, खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक ने करवाया था। विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, आपको ध्यान में रखना है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था इसने सोमनाथ मंदिर पर, फिर भी लौटकर कुछ नहीं कर पाया ये। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 से लेकर 1026 के बीच इसने लूटपाट की थी, भयंकर लूटपाट की थी। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव था, इसे आपको ध्यान में रखना। किस नाटक के अंश अढ़ाई दिन झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? हीरेकेली ने नाटक के कुछ अंश हैं जो अढ़ाई दिन की झोपड़ा एक मस्जिद है, इस पर लिखा है हीरेकेले। आगे देखिए, रानी पद्मिनी का नाम खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी, जिनका जो नाम है वो जोड़ा जाता है चित्तौड़ विजय से। आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो जयदेव हैं, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। आगे देखो, किसने सोमपुर महावीर का निर्माण करवाया? तो धर्मपाल ने करवाया था। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम अरब पे आक्रमण किया था। आगे देखिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। कोणार्क स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन है? तो नरसिम्हा है, इंपॉर्टेंट है। सूर्य मंदिर कोणार्क का नरसिम्हा देव ने बनाया था, इसे आपको याद रखना है। ब्लैक झोपड़ा कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है, याद रखिएगा। अरवल के संस्थापक कौन है? तो अलवर के संस्थापक जो है वो अजय पाल है, अलवर के संस्थापक। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो जय सिंह सिद्धराज जिसे कहते हैं, उसके दरबार में हेमचंद्र को आश्रय व संरक्षण प्राप्त हुआ था। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में था, जिसमें जयचंद हार गया था, गौरी जीत गया था। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है, इसे आपको ध्यान में रखना है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो यायाति केसरी ने इसकी नींव डाली थी लिंगराज मंदिर की। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए कुछ राजवंशों से जिसके संस्थापक और अंतिम सम्राट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके रिगार्डिंग ना बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वंश के संस्थापक कौन है और अंतिम सम्राट कौन है। तो पहले शुरुआत करते हैं नंद वंश से। तो नंद वंश का संस्थापक जो है वो महापद्मानंद था, जिसे उग्रसेन के नाम से जानते हैं, और अंतिम शासक जो है वो घनानंद था, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्या कहता है, मौर्य वंश जो है उसके संस्थापक कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक बृहदत्त। गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, अंतिम शासक जो थे वो स्कंदगुप्त थे, आपको याद रखना है। आगे देखिए, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, अंतिम शासक जो थे वो देवभूमि थे, इसे आपको ध्यान में रखना है। सतवाहन वंश के शासक की बात करें तो सिमुक इसके संस्थापक थे, अंतिम शासक जो थे वो यज्ञ सतकर्णी थे, इसे आपको ध्यान में रखना है। वातापी वंश यानी कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन थे, अंतिम शासक जो थे कीर्तिवान चालुक्य थे, इसे आपको ध्यान में रखना है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, इसे ध्यान में रखना है, और अंतिम शासक जो थे अधिराजेंद्र थे, इसे आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतीदुर्ग, इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। आगे देखिए, अंतिम संस्थापक इंद्र चतुर्थ थे, आपको ध्यान में रखना है। सोलंकी वंश के अगर संस्थापक की बात कर ले तो मूलराज थे, और इनके अंतिम संस्थापक के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो पर स्थापना जो थी सोलंकी वंश की वो मूलराज ने ही की थी। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, अंतिम शासक की बात करें तो मुइनुद्दीन कैकाबाद इसके अंतिम शासक थे। याद रखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और मुइजुद्दीन कैकाबाद इसके अंतिम शासक थे। खिलजी वंश के संस्थापक की बात कर लें तो जलालुद्दीन खिलजी, ये आपको ध्यान में रखना, अंतिम शासक खुसरो खान था। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, और अंतिम शासक जो था वो फिरोज शाह तुगलक था। आगे देखिए, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, बकलोल कह सकते हैं, ठीक है, बहलोल बकलोल सुनता है, इसे याद रखिएगा, बहलोल लोधी था।
अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था और मुगल वंश का बाबर था और अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। तो इस प्रकार से आज हमने 100% कवर कर लिया है आज के इम्पोर्टेंट सेशन को। आज के इम्पोर्टेंट सेशन में खेल-खिलाड़ी से प्रश्न भी बने, आज के सेशन में आपके संविधान के अनुच्छेद से भी प्रश्न बने, शासकों से भी बना, कुछ मिडाइवल हिस्ट्री के पोर्शंस को भी लिया गया, तो एक मिक्सअप आपके पास प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार के वीडियोज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। सीयूईटी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। एक इम्पोर्टेंट 12th क्लास के रिगार्डिंग एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ 1 से 2 दिन में स्टार्ट किया जा रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।